वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपकी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारा छठा वीडियो होगा ये। पिछले टॉपिक में हमने आपको दूषित जल के दुष्प्रभाव, मानव शरीर के लिए जल का महत्व और दूषित जल के दुष्प्रभावों का उपाय बताया था। तो इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, उसको देखिएगा कि दूषित जल से ही नाड़ी रोग या बाला रोग का संक्रमण होता है। तो इसमें देखिएगा प्रश्न बनता है बेटा, एक परीक्षाओं में आता है क्वेश्चन बनता है कि नाड़ू या बाला रोग के रोगजनक का नाम बताइए या लिखिए। एक नंबर प्रश्न बनता है, तो आंसर होगा इसका नाड़ू या बाला रोग का रोगजनक। ये हेडिंग हो जाएगा आपको उत्तर में, प्रश्न आप लिखते नहीं है तो ये जाएगा ड्रैकनकुलिस या कुलस मेडिनेंसिस जो कि कृमि होता है, जो जल में पाया जाता है। ये मादा कृमि अपने अंडे जल में ही देती है। मादा कृमि होता है ये, तो अपने अंडे जल में ही देती है। तो ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस या ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस ये एक रोगजनक होता है, जिसके कारण ये नाड़ू रोग होता है। अब प्रश्न उठता है कि नाड़ू रोग का संक्रमण कैसे होता है। इसका रोगजनक तो ये हो गया कि नाड़ू रोग का संक्रमण कैसे होता है। तो देखिएगा, मानव में नाड़ू रोग का संक्रमण, नाड़ू रोग ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के द्वारा होता है। नामक कृमि है एक तरह का, ये कृमि के द्वारा होता है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी, ध्यान देना, मनुष्य इसका परपोषी है, परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है। जल में इन अंडों को एक कीट होता है साइक्लोप्स ग्रहण कर लेता है, और जब इस साइक्लोप्स युक्त दूषित जल का सेवन मानव पीने के रूप में करता है, तो ये साइक्लोप्स युक्त दूषित जल जो कि अंडे लिए होता है, उसके आमाशय में पहुंच जाते हैं। आमाशय में के अम्लीय माध्यम में साइक्लोप्स तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अंडे नष्ट नहीं होते हैं। इस कृमि के अंडे नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार ये इसका संक्रमण होता है। तो इसके बचाव का उपाय, जल को उबालकर छानकर पीना चाहिए, और दूषित जल को पोखर नदियों में कपड़े नहीं धोने चाहिए। समय समय पर सफाई एवं कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। तो प्रश्न बन जाता है एक बड़ा सा कि नाड़ू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए, मानव में इस रोग का संक्रमण कैसे होता है, इसके बचाव के उपाय बताइए। इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है। तो आपके इसमें दे रखा है थोड़ा सा ही, मतलब मैंने बता दिया प्रश्न आपको कि नाड़ू बाला रोग के संक्रमण या रोगजनक का नाम बताइए। अब आता है बेटा ओबेसिटी, कि मोटापा क्या है, कि मोटापा क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा जो मानव स्वास्थ्य संबंधित था वो हो गया। अब आता है मोटापा। प्रश्न आता है मोटापा या ओबेसिटी से क्या अभिप्राय है, यह किन किन कारणों से होता है। तो देखिएगा, मोटापा इसे बोलते हैं ओबेसिटी इंग्लिश में। ओबेसिटी कि मोटापा या ओबेसिटी क्या है या किसे कहते हैं, यह किन किन कारणों से होता है। तो देखिएगा बेटा, मोटापा क्या है, ध्यान देना। शरीर की वह स्थिति जिसमें क्या होता है, शरीर की वह स्थिति जिसमें शरीर पर इतनी अधिक शारीरिक वसा एकत्रित हो जाती है या जमा हो जाती है, जिससे कि वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। अर्थात शरीर की वह स्थिति जिसमें शरीर पर इतनी अत्यधिक वसा जम जाती है या एकत्रित हो जाती है, जिससे कि वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। तो देखिएगा, परिभाषा देखो इसकी, डेफिनेशन देखिएगा, शरीर की
वह स्थिति, कौन सी स्थिति? शरीर की वह स्थिति जिसमें, शरीर की वह स्थिति जिसमें शरीर, जिसमें शरीर पर इतनी अधिक शारीरिक वसा या चर्बी, शारीरिक वसा या चर्बी एकत्रित हो जाती है, शारीरिक वसा एकत्रित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है कि वह क्या करती है? स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने लगती है, कि वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने लगती है, तो उसे मोटापा या ओबेसिटी, तो उसे मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। ध्यान देना, शरीर की वह स्थिति मतलब ऐसी स्थिति में आ जाता है शरीर जिससे कि शरीर पर अनावश्यक रूप से या अति आवश्यक शारीरिक चर्बी जम जाती है। मतलब मोटापा चर्बी के रूप में होता है, तो शारीरिक चर्बी जम जाती है जिससे वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने लगती है, इसे मोटापा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मोटापा किन किन कारणों से होता है, कि क्यों होता है मोटापा? देखिएगा मोटापे के कारण, तो हमने बताया आपको शरीर की वह स्थिति जिससे या जिसमें शरीर पर इतनी अधिक चर्बी या इतनी अधिक शारीरिक चर्बी एकत्रित हो जाती है, जमा हो जाती है कि वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने लगती है, तो उसे मोटापा कहते हैं। अब यह चर्बी कैसे प्राप्त होती है, कैसे जमा होती है देखिएगा। तो मोटापा होने के कारण या मोटापा बढ़ने के कारण देखिएगा। मोटापा बढ़ने के कारण मोटापा बढ़ने के कारण, कि मोटापा किन किन कारणों से, ओबेसिटी किन किन कारणों से बढ़ती है, इसमें देखिएगा। ध्यान देना, मोटापा और शरीर का वजन बढ़ने का प्रमुख कारण, मोटापा और शरीर का वजन बढ़ने का प्रमुख कारण ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन का होना है। तो मुख्य कारण क्या है, ध्यान देना। पहला, मोटापा और शरीर का वजन, जो शरीर का मोटापा और जो शरीर का वजन होता है, शरीर का वजन बढ़ने का प्रमुख कारण, बढ़ने का प्रमुख कारण ऊर्जा के सेवन, ऊर्जा कैसे मिलती है? भोजन से। तो भोजन के सेवन और ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग, भोजन के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन, उपयोग के बीच असंतुलन, असंतुलन होना है। ध्यान देना बेटा कि मोटापा और शरीर का वजन बढ़ने का प्रमुख कारण है ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन, अर्थात इनमें असंतुलन पैदा हो जाता है तो मोटापा बढ़ जाता है। दूसरा है आलसी जीवन शैली होने और व्यायाम न करने से। दूसरा पॉइंट है इसका बढ़ने का कारण है
आलसी जीवन मतलब आलस्य। आलसी जीवन, ध्यान देना, आलसी जीवन शैली, आलसी जीवन शैली होने, आलसी जीवन शैली होने और व्यायाम न करने से, आलसी जीवन शैली होने मतलब आलस्य होने और व्यायाम न करने से भी मोटापा बढ़ता है। दूसरा है अधिक ऊर्जा युक्त, तीसरा है अधिक ऊर्जा युक्त भोजन या जंक फूड या अधिक चर्बी वाला, अधिक वसा युक्त भोजन, जंक फूड, कृत्रिम डिब्बाबंद भोजन के अधिक उपयोग से। तो देखिएगा अधिक चर्बी युक्त भोजन, अधिक चर्बी युक्त भोजन, जंक फूड, कृत्रिम भोजन मतलब डिब्बाबंद भोजन के सेवन से, कृत्रिम भोजन के अधिक सेवन से भी मोटापा बढ़ता है, आगे देखिएगा। और एक होती है अवटू मतलब हाइपोथायराइडिज्म। ध्यान देना बेटा, एक कारण ये भी है। चौथा कारण देखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है कि मोटापा बढ़ने के किन्हीं 2 कारण देखिए। तो देखो आगे है अवटू अल्पक्रियता या हाइपोथायराइडिज्म। चौथा कारण है हाइपोथायराइडिज्म, से बोलते हैं हिंदी में अवटू अल्पक्रियता। अवटू समझ आएगा आपको, अवटू अल्पक्रियता के कारण, अवटू अल्पक्रियता के कारण भी मोटापा बढ़ता है। अब अवटू अल्पक्रिया क्या होती है देखिएगा, इसमें क्या होता है अवटू अल्पक्रिया में कि ऐसी अवस्था जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का स्रावण नहीं कर पाती या थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती, तो अवटू अल्पक्रियता कहलाती है, जिससे यह बड़ी उम्र की महिलाओं में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये भी एक कारण है मोटापा बढ़ने का। अब प्रश्न आता है कि मोटापे के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, कि मोटापा बढ़ने से कौन कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, कि मोटापा बढ़ने से कौन कौन से रोगों की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा बढ़ने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखिए मोटापा बढ़ने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इसमें देखिएगा आप सबसे पहले हृदय रोग, मधुमेह, ध्यान देना, हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, निद्राकालीन श्वास समस्या, निद्राकालीन श्वास समस्या मतलब नींद के दौरान श्वास लेने में कठिनाई, निद्राकालीन श्वास में, और अस्थि संध्यार्थी, और है अस्थि संध्यार्थी मतलब हड्डियों का रोग,
तो ये रोग हो जाते हैं, तो ये रोग हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है BMI, BMI बॉडी मास इंडेक्स किसे कहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न आता है शरीर भार सूचकांक क्या है? तो देखिएगा, शरीर भार सूचकांक इसे बोलते हैं शॉर्ट में BMI। कभी सभी बेटा इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है BMI का, तो ये हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में शरीर भार सूचकांक। तो ये क्या चीज़ होती है, ध्यान देना आप। मानव शरीर के भार, तो क्या पर मानव शरीर के भार एवं लंबाई के अनुपात को शरीर भार सूचकांक कहते हैं। तो क्या परिभाषा है इसकी? मानव शरीर के भार, मानव शरीर के भार एवं लंबाई, भार एवं लंबाई के अनुपात, मानव शरीर के भार एवं लंबाई के अनुपात को BMI या शरीर भार सूचकांक कहते हैं, को शरीर भार सूचकांक या BMI कहते हैं। शरीर भार सूचकांक या BMI कहते हैं। अर्थात मानव शरीर के भार एवं लंबाई के अनुपात, तो भार एवं लंबाई का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? शरीर भार सूचकांक कहते हैं। यह मोटापे की स्थिति को बताता है। क्या बताता है ये? यह सूचकांक मोटापे की स्थिति को दर्शाता है या बताता है। क्या बताता है? मोटापे की स्थिति को दर्शाता है, बताता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के द्वारा, देखो देखिए इसमें, जैसे देखो आप BMI शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स बराबर क्या दिखाई देगा इसमें? देखो आपको शरीर का भार, क्या सूत्र बनेगा? शरीर का भार किलोग्राम में, किसमें? किलोग्राम में, बटे मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई मतलब मीटर स्क्वायर। ये तो ये सूत्र होता है। तो यदि इसका मान 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है तो यह मोटापे की पूर्व स्थिति को दर्शाता है। यदि शरीर भार सूचकांक का मान 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है तो यह मोटापे की पूर्व स्थिति को दर्शाता है। और यदि शरीर भार सूचकांक का मान 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है तो यह मोटापे की स्थिति होती है। तो देखिएगा इसमें, यदि शरीर भार सूचकांक, यदि शरीर भार सूचकांक का मान, यदि शरीर भार सूचकांक का मान 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है तो यह पूर्व मोटापा स्थिति होता है, तो यह मोटापा पूर्व स्थिति, तो यह मोटापा पूर्व स्थिति को दर्शाता है। और यदि
इसका मान 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है तो यह अधिक मोटापे की स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा? यदि शरीर भार सूचकांक का मान 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है तो यह मोटापा पूर्व की स्थिति को दर्शाता है, ध्यान देना। और यदि यह इसका मान 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है तो यह अधिक मोटापे की स्थिति को दर्शाता है। अब ये कैसे दर्शाता है ये देखो ध्यान से। यदि किसी व्यक्ति का भार किलोग्राम में 80 किलो है या 90 किलो है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का भार 90 किलो है, शरीर का भार कितना 90 किलोग्राम, और उसकी लंबाई मान लीजिएगा आप 5.6 इंच है, तो इसमें भाग देकर देख लीजिए आप कितना आता है। 15 × 90, इसमें देखो 6, 56 का भाग देखो डायरेक्ट इसमें पॉइंट लगा लेंगे। फिर मान लीजिएगा 5, वो मान लो आप 6 मान लो, तो 15 × 90, 15 किलोग्राम। तो मतलब मोटा पूर्व की स्थिति आती है, लगभग 15-16 के बीच में आती है ये, तो मोटा पूर्व स्थिति होती है। यदि लंबाई के अनुसार तो लंबाई का भाग दे देंगे, लंबाई इंटू लंबाई मीटर स्क्वायर में, तो इस प्रकार नापते हैं इसको, कहने का मतलब ये है 10। तो मोटा पूर्व की स्थिति को दर्शाता है ये। तो आगे देखिएगा, अब आता है आपके रक्तचाप या रक्तदाब क्या है। रक्तदाब या रक्तचाप, कहने का मतलब ये है शरीर के भार 90 किलो है और उसकी लंबाई इतनी है, तो डबल करके उसको भाग दे दीजिए, लंबाई का डबल, अपना आप भार सूचकांक आ जाएगा। क्या होता है रक्तचाप, रक्तदाब या रक्तचाप। प्रश्न आता है उसके ऊपर ब्लड प्रेशर, BLOOD PRESSURE, ब्लड प्रेशर। तो देखिएगा ये क्या होता है, देखिए रक्तचाप या रक्तदाब क्या होता है। तो इसमें देखिएगा रक्तवाहिनियों में जो रक्त बहता है, रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर, रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की भित्ति पर जो दाब लगाया जाता है, भित्ति पर जो दाब लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। इसमें देखो परिभाषा क्या है इसकी, ध्यान देना। इसमें देखो परिभाषा, रक्तवाहिनियों में रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की भित्तियों, दीवार, वाहिनियों की भित्ति या वाहिनियों की भित्ति, वाल या दीवार पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, रक्तदाब
रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, PRESS ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ध्यान देना, मानव में ब्लड प्रेशर निम्न और उच्च दोनों प्रकार का होता है। तो आप ध्यान देना, मानव रक्तदाब सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तदाब के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात इसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो देखिएगा पहला क्या था कि परिभाषा क्या थी इसकी, रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त। भाई रक्तवाहिनियों में रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियाँ क्या करती हैं, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के ऊतकों एवं अंगों में पहुंचाती हैं, अंगों तक पहुंचाती हैं धमनियाँ शुद्ध रक्त को। तो जब धमनियों में रक्त बहता है तो धमनियों की जो भित्ति होती है उस पर रक्त द्वारा कितनी तेजी से रक्त बह रहा है, दाब लगता है, उसे क्या बोलते हैं, रक्त दाब या रक्तचाप। उसमें किसके रूप में दर्शाते हैं इसको, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रूप में इसको दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो देखिएगा मानव में रक्तदाब सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तदाब के रूप में व्यक्त किया जाता है, रक्तदाब के रूप में व्यक्त किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ध्यान देना। तो देखिएगा अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात रक्तदाब बराबर सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। इसमें आप देखिएगा तो रक्तदाब सिस्टोलिक होता है 120/80 Hg, पारे में होता है ये 100/80 Hg। अर्थात सिस्टोलिक दाब जो होता है 120 होता है और डायस्टोलिक होता है 80 होता है। तो इस रूप में इसको दर्शाते हैं। अतः हम क्या कहेंगे कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 120/80 होता है। शॉर्ट में क्या कहेंगे हम, अतः देखिएगा एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 Hg पारा होता है 120/80 Hg पारा होता है। तो आज हमने रक्त के बारे में बात की थी। रक्तदाब का मापन इस फाइग्नो मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। इसको किसके द्वारा मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रक्तदाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए रक्तदाब का मापन स्फाइग्नो मैनोमीटर, इसे बोलते हैं रक्तदाब मापी, रक्तचाप मापी हिंदी में। तो रक्तदाब का मापन स्फाइग्नो मैनोमीटर द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न बनते हैं बेटा बहुत अच्छे। इसके ऊपर प्रश्न ये बनता है कि एक स्वस्थ मानव का रक्तदाब का मान कितना होता है, 120/80 होता है। रक्तदाब का मापन स्फाइग्नो मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो इसी टॉपिक के साथ हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।